नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67 बीपीएससी पीटी के लिए वीडियो सीरीज़ हम देख रहे थे लगातार एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो उसी क्रम में आज अगला वीडियो देखेंगे। सारे वीडियोस जितने भी इस सीरीज़ के आ चुके हैं आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियोस को आप कवर कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इससे सहायता हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन हैं जब भी वो अपलोड होते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अध्यादेश संसद की पुनः सभा से कितने सप्ताह की समाप्ति पर निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बात हो रही है यहाँ पे ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश की जो इशू किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे संसद के रेफरेंस में पूछा जा रहा है तो ये इशू किया होगा, जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट ने अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, तो ऐसा कोई जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो उसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स की। ठीक है, तो वो एक जो है पूर्ण तरीके से किसी कानून की तरीके अध्यादेश वर्क करता है। ठीक, तो विद इन 6 मंथ्स जो रीअसेंबली होगी हमारे संसद की, तो रीअसेंबली की डेट से विद इन 6 वीक्स, ठीक है, अगर वो ऑर्डिनेंस हमारा बिल के थ्रू दोनों हाउसेस और प्रेसिडेंट के थ्रू पास नहीं होता तो वो जो है उसकी समाप्ति हो जाएगी उस बिल की। ठीक है, मैक्सिमम जो है 6 वीक्स का यहाँ पे टाइम होता है आफ्टर द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें से हम ऑप्शन बी को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को क्रमशः राज्यों की परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल के लिए अप्लाई गया था। ठीक है, तो देखिए हमारा जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिला सो यहाँ पे हमारा जो इलेक्टेड पार्लियामेंट सबसे फर्स्ट टाइम चुनी गई, तो उस टाइम तक जो है हमारा जो अभी वर्तमान में आप राज्यसभा देखते हैं तो तब इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता था। ठीक है, और जो लोकसभा है इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते थे यानी कि या फिर लोअर हाउस। ठीक है, एंड दिस वाज द अपर हाउस, राज्यसभा जो होता था। तो यहाँ पे इन दोनों हाउसेस के लिए हमने हिंदी नाम को अडॉप्ट किया था। जो राज्यसभा अपर हाउस के लिए हमने यूज़ किया एंड लोकसभा के लिए यूज़ किया हमने जो हमारा लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ द पीपल था उसके लिए लोकसभा जो है इस टाइटल को अडॉप्ट किया। तो ये हमारा किया गया था वर्ष 1954 में। बी ऑप्शन जो है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं। ठीक है, तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो अगर मान लीजिए कि हाउस ऑफ द पीपल से संबंधित जो भी हम इंफॉर्मेशन सीख करेंगे अंडर द RTI एक्ट, तो उसके लिए जो यहाँ पे हमारे सक्षम प्राधिकारी हैं जो सूचना को आपको प्रोवाइड कराने के लिए उत्तरदायी हैं वो होते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा यानी कि अध्यक्ष। तो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, तो उसके बाद जो है एक 9th शेड्यूल जो सबसे पहला जोड़ा गया, तो ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसमें इसको जोड़ा गया था। 9th शेड्यूल में क्या डाला गया था उस टाइम पे कि देयर वर सम सेंट्रल एंड स्टेट लॉस विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स। ठीक है, तो इस टाइम पे जाहिर सी बात है कि जो 1951 में अगर ये अमेंडमेंट हुआ है फर्स्ट, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो है ये प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो सैलरीज़ हैं एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, मान लीजिए कि बिहार हाई कोर्ट के जजेस हैं तो उनके जो वेतन और भत्ते हैं उनका भुगतान जो बिहार राज्य का संचित निधि है यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कंसर्न्ड स्टेट है उससे यहाँ पे इनको ये जो है चार्जेस दिए जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित यानी कि अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा उसको। तो हमारा फंडामेंटल राइट्स में 2 आर्टिकल्स हैं, राइट है ना, राइट अगेंस्ट
एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24। तो 23 में है कि किसी को भी बेगार या फिर फोर्स्ड लेबर नहीं करवाया जाएगा, और 24 में हमारा ये अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जो एम्प्लॉयमेंट की बात है इसके बारे में है। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करके आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 371A के तहत किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल है, ठीक है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 371A है, यहाँ पे नागालैंड राज्य से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 355 जो हमारा है ना, उसमें एक ड्यूटी एक तरीके से कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दी गई है कि वो इंश्योर करे कि हर स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के जो बीरभूम जिला है वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हुई थी, तो उसकी वजह से ये आर्टिकल भी हमारा चर्चा में रहा था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अगला है कि एक जैव तकनीक जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए बायोटेक्निक है, स्पेशली जो मेडिकल साइंसेज है वहाँ पे यूज़ करने से संबंधित। तो इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो होते हैं हमारे, उसको यूज़ किया जाता है कहाँ पे, सोनोग्राफी में, ठीक है। जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं तो उनके कभी कभी जो है डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, सोनोग्राफी टेस्ट उनका कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या यूज़ होता है हमारा, अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ठीक है। अगला है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए रेडिएशन की बात करें इन दिए हुए कंपोनेंट्स में, तो हमारा एक जो ऑर्डर होता है ऐसे होता है कुछ, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है मैक्सिमम एनर्जी के टर्म में सबसे ज़्यादा होता है हमारा गामा रेज में, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे तो एक्स रेज होते हैं, उसके बाद हमारा यूवी, फिर जो है विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, विजिबल लाइट, उसके बाद देखेंगे तो इंफ्रारेड होता है, देन आपका माइक्रोवेव्स एंड लास्ट में रेडियो वेव्स, ठीक है। तो अब इन ऑप्शंस में देखेंगे तो द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेज का, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है कि तारे का रंग किसका सूचक है, ठीक है। तो आसमान में जो आप तारे देखते हैं, ठीक है, उनमें जो आपको लाइट विजिबिलिटी दिखती है तो वो बताता है उन तारों का टेम्परेचर, ठीक है। उस टेम्परेचर की वजह से जो उनमें ल्यूमिनस चीज़ें दिखती हैं आपको, ये इसके तापमान का सूचक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे सदिश है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, बाकी समय, दूरी और गति, ये सब जो है हमारे स्केलर क्वांटिटीज़ हैं यानी कि अदिश राशियाँ हैं। अगला है कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की किसके कारण होता है। तो मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इसके नीचे एक दूसरा सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच में जो इनके ये इसका मान लीजिए नीचे का सरफेस है, इसका अपर सरफेस, तो इन दोनों के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ होंगी है ना, अनियमितताएं होंगी, सरफेस हमारा रफ होगा, तो उसकी वजह से जो है फ्रिक्शन यहाँ पे उत्पन्न होता है, ठीक है। अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपने जैसे थर्मामीटर्स वगैरह देखे होंगे तो वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए यूज़ होता है, लगभग मान लीजिए कि 100 डिग्रीज़ के टेम्परेचर्स के लिए अगर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट जो 1000 से ऊपर या हमारे काफ़ी एक्सट्रीम हाईली टेम्परेचर जो मेज़र करने होते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पायरोमीटर को, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला है कि साधारण बैरोमीटर में प्रयुक्त होने वाला द्रव कौन सा होता है, ठीक है। तो बैरोमीटर क्या होता है कि एक ऐसा हमारा मीटर है समझिए, जिसकी हेल्प से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, उसको हम मापते हैं, ठीक है, मेज़र करते हैं, ठीक। तो बैरोमीटर के अंदर एक हमारा ऐसे कॉलम बना होता है समझ लीजिए, ठीक है, उस मीटर में विच इज़ फिल्ड विद मर्करी, है ना, यानी कि पारा इसमें जो है फिल्ड होता है। और जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं, है ना, कभी मान लीजिए जो मतलब एटमॉस्फेयर में हमारे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कम या ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो इसमें फील्ड मरकरी है वो ऊपर नीचे होता है। तो इसी तरीके आपने सुना होगा, ऐसे एक आध बार क्वेश्चन भी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इफ़ देयर इज़ अ सडन फॉल इन द
रीडिंग्स ऑफ बैरोमीटर, तो वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये रीडिंग उसकी जो बैरोमीटर्स की है हमारा, उसमें सडन फॉल होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई उसमें 10 यूनिट पे हमारा मीटर है और वो सडनली 3 पे आ गया, ठीक। तो वो क्या शो कर रहा है कि वो जो पर्यावरण है उसमें क्या हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर में दबाव की स्थिति है, ठीक है, प्रेशर बन रहा है, और जो हमारा आने वाला मौसम है हाल फिलहाल वो कैसा होगा, स्टॉर्मी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बैरोमीटर यहाँ पे काम करता है और उसमें फील्ड होता है मरकरी। अगला है कि मौना लोआ इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो इन, ठीक है। तो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, ये हवाईयन आइलैंड में है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो एक सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया गया था मुस्लिम्स को कॉलोनियल रूल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो आया था, ठीक है, जिसको कि आप मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जानते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम जो है कम्युनल एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे रमाबाई जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो इन्हीं को पंडिता रमाबाई कहते थे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्राइब्स लिखी हैं और उनसे संबंधित जो उनका रीजन है जहाँ पे वो पाए जाते हैं वो लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे नीचे के 3 ठीक हैं। मसाई ट्राइब के बारे में जो वेस्ट अफ्रीका लिखा है ये गलत है। अगर आप अफ्रीका का कुछ मैप देखेंगे ऐसे, तो जो इधर का हमारा पार्ट है, मतलब साउथ ईस्टर्न पार्ट, जैसे कि तंजानिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो वेस्ट अफ्रीका जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी सब ठीक है, तो इसको चूज़ करेंगे हम। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो 1907 में क्या हुआ था कि 2 दलों में विभाजित हो गया था कांग्रेस, है ना, एक जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। तो 1907 में सेशन हुआ था सूरत में और इसके जो अध्यक्ष रहे थे इनका नाम था रास बिहारी घोष। अगला है कि सॉवरेनिटी शब्द जो है सुपर एनस से लिया गया है, जो कौन सा शब्द है, ठीक है। तो अगर आपने प्रियम्बल जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा होगा तो उसमें भी लिखा है कि सॉवरेनिटी का जिक्र है ना, ठीक है, संप्रभुता। तो संप्रभुता शब्द जो है इंग्लिश में हम देखें तो सॉवरेनिटी जो बना है सुपर एनस से बना है, और सुपर एनस जो है एक हमारा लैटिन शब्द है, ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी देश का विकास सामान्यतया जो है निर्धारित किया जा सकता है इन दिए हुए ऑप्शंस में से किससे, ठीक है। तो किसी भी देश का डेवलपमेंट अगर हमको देखना है तो यहाँ पे उस देश के वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय से हम मेज़र कर सकते हैं। अब वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य स्तर यानी कि जो हेल्थ कंडीशन है अगर वो अच्छा होगा तो उनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी, तो ये भी एक मेज़र हो जाएगा हमारा। एंड उसके औसत साक्षरता दर से यानी कि एवरेज लिटरेसी रेट, उसमें क्या है लिटरेसी होगी, सो देन लोगों के पास अच्छे जॉब्स होंगे और उनका फर्दर डेवलपमेंट और भी सेगमेंट्स में होगा। तो 3 के तीनों ही हमारे ऐसे कारक हैं कि जो यूज़ किया जा सकते हैं किसी भी देश के विकास की निर्धारित करने की जो कैटेगरी है उसके रूप में, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन हम यहाँ से चूज़ करेंगे। प्रश्न है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम देखें डेटा वही अवेलेबल है हमारे पास। सो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लगभग 6.5 लाख के आसपास ही लोग निवास करते हैं। सो दिस इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज़ भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो अगर देखें कि लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से जो हमारा डिजीज़ होती है बॉडी में, दिस इज़ क्वाशियोरकर, ठीक है, हिंदी में इसको पारीगर भी बोला जाता है, ठीक। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न समितियों में से किसने लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में नामित 2 विशेष प्राधिकरणों की स्थापना की, अनुशंसा की, ठीक है। तो वर्तमान में आप जो लोकपाल और लोकायुक्त के ऑफिस देखते हैं भारतवर्ष में, तो इनकी जो है स्थापना की जो रिकमेंडेशन थी ये की गई थी जो हमारा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, जो 1966 में यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई, ठीक है। तो इनकी रिकमेंडेशन थी, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। इसके द्वारा यहाँ पे जो हमारा फॉरेस्ट यानी कि वन का सब्जेक्ट है ये स्टेट का सब्जेक्ट होता था तब तक, और इस अमेंडमेंट से इसको ट्रांसफ़र किया गया है इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट।
अगला है आयकर एकत्र करने के लिए कर की दर जो होती है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल एक्ट हमारा जो बनता है, ठीक है, बजट के बाद इसके द्वारा जो हमारा यहाँ पे दरें निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये भी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ की कितनी प्रतिशत जनता जो है वो साक्षर है, ठीक। अगला है नींद की खराब गुणवत्ता और नींद में कमी निम्न में से कौन सी बीमारी के लक्षण है, ठीक है। तो आपको जो है प्रॉपर स्लीप ना होना, है ना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप गड़बड़ हो जाना, ये सब हमारे लक्षण है इंसोम्निया यानी कि निद्रालोप के, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है वह प्रक्रिया जिसमें पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ऊर्जा को मिलाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे उस लिखा है, इसको इग्नोर करिएगा, उससे होगा। तो ये परिभाषा ही है हमारा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है बनाने के लिए इन सभी प्रक्रियाओं को इकट्ठा करके जो यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, पौधों के द्वारा, और इसके बदले में जो है ऑक्सीजन उत्सर्जित की जाती है, ठीक है, पर्यावरण में। इसको भी ध्यान रखिएगा। हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। पूर्व में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक इसमें से कौन था, ठीक है। तो जो इंडियन ओशन का रीज़न देखेंगे तो यहाँ पे जो पुर्तगीज़ जब आए इंडिया में, ठीक है, सबसे पहले, तो इनके द्वारा ही जो यहाँ पे शुरुआत की गई। और इसमें अगर देखेंगे तो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो इसमें से है ये है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, जिसको कहा जाता है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था, ठीक है। तो देखिए हमारा एक पार्ट ऐड किया गया 4A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, ठीक है। तो ऐड करते टाइम इसमें संख्या थी 10, ठीक। उसके बाद एक 11वीं इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई हमारे पार्ट 4 में विद द हेल्प ऑफ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस 11th जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो भी बच्चे हैं हमारे 6 से 14 साल की उम्र के, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे प्रावधान करने की बात की गई है। भारत में महानगर योजना समिति के गठन के लिए निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने प्रावधान किए थे, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी अर्बन एरियाज में यहाँ पे जो है फॉर्म की जाती है। एंड दिस प्रोविज़न वाज एडेड बाई 74th अमेंडमेंट, ठीक है, जो 1992 का है, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित हमारे जो पार्ट ऐड किया गया है। तो वहाँ पे ही इस जो प्रोविज़न है इसको भी इसमें मेंशन किया गया है, ठीक। 1793 में स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जो हमारे इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, है ना, परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है। तो 1793 में यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, एक निवारक निरोध कानून जो था संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, इसको इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 1980 में, ठीक है। बी ऑप्शन जो है। भारतीय संसद के राज्यों का पुनर्गठन या उनकी सीमाओं में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, शुरू में भारतीय संघ लिखा है, ठीक है। तो भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन और उनकी सीमाओं में परिवर्तन जो होता है ये हमारा होता है किससे, संघ की जो संसद द्वारा कानून की साधारण प्रक्रिया में सामान्य बहुमत से, ठीक है। तो इसके लिए कोई विशेष यहाँ पे हम बहुमत नहीं चाहिए कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। कोई भी जो हमारे स्टेट हैं तो उनके बाउंड्री ऑल्टर करनी है, ठीक है, और उस स्टेट को जो है रीऑर्गेनाइज करना है। तो ऐसा प्रोविज़न सिर्फ जो है एक ऑर्डिनरी जो प्रोसेस होता है सिंपल मेजॉरिटी से इस चीज़ को पार्लियामेंट के अंदर पास किया जा सकता है। और ये प्रावधान हमारा जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो प्रावधान दिए गए हैं वहाँ मेंशन है। आप ये बताइए कि ये पर्टिकुलर प्रोविज़न जो लिखा है किस अनुच्छेद में लिखा है।
अगला है कि आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये एक बुक है इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन जी की, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि रेडियो एक्टिविटी जो है यानी रेडियो धर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है, मेज़र करी जाती है हमारा ये गीजर काउंटर के द्वारा, ठीक है। इसको काउंट करने के लिए इसको नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र जो है एक यहाँ पे बुक थी, गवर्नेंस कह लीजिए या एडमिनिस्ट्रेशन की, है ना, जो राज्य का शासन प्रशासन है उसको चलाने से संबंधित ये पुस्तक लिखी थी यहाँ पे चाणक्य ने, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यदि मध्यवर्ती चुनाव न हो तो लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कितने समय में होने चाहिए, है ना, प्रत्येक कितने समय में होने चाहिए। तो मान लीजिए कोई मध्यावधि चुनाव ना हो या कोई बाई इलेक्शन वगैरह ना हो, तो एक बार मान लीजिए जैसे कोई स्टेट का इलेक्शन हुआ, विधानसभा का या लोकसभा का इलेक्शन हो गया, तो उनका कार्यावधि 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो प्रत्येक 5 वर्ष में जो है ऐसे चुनाव होने चाहिए अगर मध्यवर्ती चुनाव नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो इसमें से देखिए हमारा ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत में न्यायिक सक्रियता के नए दर्शन के स्वीकृत चैंपियन कौन कहे जाते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक। तो इसके एक्नॉलेजमेंट के लिए जो है एक कह लीजिए चैंपियन जो माना जाता है भारत में इनके इंट्रोडक्शन के लिए PIL के, यहाँ पे जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और जस्टिस PN भगवती, ठीक है, इन दोनों को इसमें चैंपियन माना जाता है। तो इसमें से ए ऑप्शन जो है हम इसको चूज़ करेंगे। अगला देखिए, प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1994 का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो इस एक्ट को बनाया ही गया था जो हमारा कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए, ठीक है। तो इसमें से बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और अगर केंद्र की बात करेंगे तो जो हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वहाँ के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। इनमें से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल में शब्द आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को प्रतिस्थापित कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1975 के टाइम पीरियड में जब हमारे देश में इमरजेंसी इम्पोज की गई तो अनुच्छेद 352 में जो लिखा है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, तो यहाँ पे हमारा एक शब्द था कि जो है आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल की स्थिति घोषित की जा सकती है, ठीक है। तो इसका मिसयूज़ हुआ काफ़ी और बाद में इसको जो है 44th अमेंडमेंट जो हुआ 1978 का, उसके द्वारा इसको प्रतिस्थापित करके सशस्त्र विद्रोह के आधार पे अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति बनती है तो तब जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा। ये आंतरिक अशांति को यहाँ पे जो है रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक। तो 44th अमेंडमेंट को चूज़ करेंगे हम। अगला है कि आगरा के किले को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया, ठीक है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में आगरा का एक किला है, इसको जो डिजिग्नेट किया गया है ये है हमारा वर्ष 1983 में किया गया था इसको। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में पारसी समुदाय के लोग निम्न में से किस धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है। तो अगर देखेंगे पारसी कम्युनिटी जो इंडिया में रिसाइड करती है तो ये सब फॉलो करते हैं हमारा यहाँ पे जुरथुष्ट्र धर्म यानी कि यहूदी धर्म जो है ना, इसको फॉलो करते हैं। तो इसमें से बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। सारे वीडियोस को आप रिवाइज़ कर लें अच्छे से और एग्ज़ाम में काफ़ी आपको सहायता करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।